हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 29 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 29 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नए चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गया है लक्षद्वीप। तो सबसे पहले हम जानेंगे टीबी के बारे में, इसके बाद लक्षद्वीप से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करेंगे। टीबी आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। और यदि पूरी दुनिया में देखा जाए तो 30% मामले जो हैं टीबी के, ये भारत में ही हैं। और भारत के द्वारा अपने देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ये एग्जैक्ट ईयर आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत को टीबी मुक्त रखने का टारगेट ये रखा गया है 2025 तक, जबकि मलेरिया मुक्त करने का टारगेट ये रखा गया है 2030 तक। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। तो अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया गया है। कब मनाया गया है? 24 मार्च को। और ये जो टीबी डे मनाया गया, इसकी थीम थी द क्लॉक इज़ टिकिंग। और इसी टीबी डे के मौके पर अभी हाल ही में लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का जो ज़िला है बडगाम, इसे टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। तो अब हम जान लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं लक्षद्वीप की लोकेशन। तो ये है भारत का पश्चिमी घाट, जहाँ ये केरल स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये है कोच्चि। कोच्चि से 404 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कावरती, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। इसके अलावा मिनिकॉय, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल ये किसे बांटता है? तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को विभाजित करता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल में। यहाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 8 डिग्री ये मालदीव और मिनिकॉय को बांटता है, 9 डिग्री ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बांटता है, जबकि जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार वाले एरिया में आप देखेंगे तो ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से बांटता है। तो ये आप एडिशनल तौर पर याद रखेंगे। लक्षद्वीप से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, 2 करंट के क्वेश्चन हैं। पहला तो ये कि हाल ही में जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके द्वारा लक्षद्वीप में ही अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। दूसरा आपने ये याद रखना है कि हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला ये पहला यूटी बन गया है। आप सभी जानते हैं जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य ये तो सिक्किम है, और सिक्किम के बाद यदि देखा जाए तो दूसरा स्थान या पहला यूटी ये बन गया है लक्षद्वीप, जिसने कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पा लिया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो हमारे जो 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है ये होंगे जस्टिस NV रमना, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। और इनके नाम की सिफारिश अभी हाल ही में हमारे जो प्रेजेंट टाइम के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, इनके द्वारा की गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो यदि भारतीय संविधान में देखा जाए तो आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। मतलब कि इसकी कार्य शक्तियाँ ये सभी इस आर्टिकल के अंतर्गत शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 में। यदि आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे हीरालाल जे कानिया, पहली महिला न्यायाधीश। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है न्यायाधीश, तो पहली महिला न्यायाधीश ये थी फातिमा बीबी। और 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश ये बनने जा रहे हैं जस्टिस NV रमना। अब यहाँ से हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला तो यही है कि उस व्यक्ति को हाई कोर्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा ये है कि 10 साल उस व्यक्ति ने, मतलब कि उस जज ने प्रैक्टिस की हो वकालत की, या हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो 10 साल तक। ऐसे व्यक्ति को, मतलब कि ऐसा व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के योग्य होता है। और ये सारी चीज़ें तो आप सभी जानते हैं। उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, वो सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा।
अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि क्या राष्ट्रपति ने जस्टिस NV रमना को नियुक्त किया है? तो ऐसा नहीं है। यदि कहा जाए तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है। कॉलेजियम प्रणाली क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। ये 1+4 के फॉर्मूला में काम करती है। 1+4 मतलब कि एक तो हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि अभी है शरद अरविंद बोबड़े। इसके अलावा 4 अन्य सीनियर मोस्ट जज, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे ये 4, और एक मुख्य न्यायाधीश। इनकी सिफारिश के आधार पर यह तय होता है कि अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। मतलब कि ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि अगला न्यायाधीश कौन होगा, और इनके नाम की सिफारिश ये की जाती है राष्ट्रपति को। नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सिफारिश इस कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। तो इसी कॉलेजियम प्रणाली ने जस्टिस NV रमना के नाम की सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है श्रीनगर में, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जिसे पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के रूप में जाना जाता था, ये श्रीनगर में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। वैसे ये तो कब से यहाँ स्थापित है, लेकिन कोरोना के कारण ये बंद पड़ा था, जिसे कि अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। और इस बगीचे में यदि देखा जाए तो यहाँ 15 लाख से अधिक फूल है, जो ये पूरी तरह से खिली हुई अवस्था में है। ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। श्रीनगर की डल झील में जबरवान रेंज की तलहटी में ये स्थित है, जिसे कि अब आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसके उपराज्यपाल कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा के द्वारा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 73 आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ भी हाल ही में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में पहली बार महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ गुलमर्ग में ही भारत का पहला इग्लू कैफे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक गीत ये किसे घोषित किया गया है? तो 2022 में जो वुमेन वर्ल्ड कप होना है, इसका आधिकारिक गीत ये होगा गर्ल गैंग। और ये जो गाना है किसके द्वारा गाया गया है? न्यूजीलैंड की एक सिंगर है जिनका नाम है जिन विगमोर, इन्होंने इसे गाया है। और आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड में तो होना है, ये पहले 2021 में होना था महिलाओं का वर्ल्ड कप, जिसे कि पोस्टपोन करके 2022 कर दिया गया है। जबकि पुरुषों का वर्ल्ड कप है जो 2023 में होना है, और इसे अपना देश भारत होस्ट करेगा। यदि हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई UAE में, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया है। अब ये है क्या इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क? तो देखिए 1950 से लेकर के 1953 के दौरान जो कोरियाई युद्ध हुआ था, तो इस कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय शांति रक्षक सेना के द्वारा जो योगदान दिया गया था, जो कंट्रीब्यूशन दिया गया था, उसी की याद में इस फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो अब यदि हम बात करें साउथ कोरिया की, तो ये है साउथ कोरिया की लोकेशन। जापान के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। तो साउथ कोरिया की जो राजधानी है ये है सियोल। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट है मून जे इन। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को विभाजित करने वाली जो रेखा है ये कहलाती है 38 पैरेलल लाइन। इसके अलावा साउथ कोरिया से रिलेटेड कुछ कंपनी के नाम हैं जो कि आपने याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रसिद्ध कंपनी ह्युंडई ये किस देश की है? तो ये है साउथ कोरिया की ही एक कार निर्माता कंपनी है। और LG का प्रोडक्ट आप लोगों के घर में मौजूद भी होगा, तो ये भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश ये भी साउथ कोरिया ही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या आप कह सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग जो कि 1991 बैच के ओडिशा कैडर के IAS ऑफिसर हैं। यदि हम बात करें UIDAI की, तो ये है क्या? तो देखिए इसी के द्वारा आधार कार्ड ये लॉन्च किया गया था 2009 में। और
ये एक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है भारत सरकार का। इसी के सीईओ के रूप में सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। अब यदि हम अदर अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो हाल ही में जो अतीश चंद्रा हैं, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम, इसके सीएमडी बनाए गए हैं। संजीव कुमार ये भी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जबकि जो उत्पल कुमार सिंह है, ये भी हाल ही में लोकसभा के महासचिव बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डेनिस सासो गुगेसो, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब यदि हम बात करें कांगो गणराज्य की, तो देखिए दो तरह के कांगो हैं। एक जो आप ये देख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये अगल बगल ही स्थित है लेकिन अलग अलग देश हैं, दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति बनाए गए हैं डेनिस सासो। यदि हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद दूसरे स्थान पर आता है। आप देख पा रहे हैं कांगो के बीचों बीच से होकर के ये गुजर रही है इक्वेटर। और यदि देखा जाए तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों ही एकमात्र महाद्वीप से गुजरती हैं जो कि है अफ्रीका महाद्वीप। अभी मैंने आप लोगों को माउंट किलिमंजारो के बारे में बताया था जो कि कुछ यहीं पास स्थित है, तंजानिया के पास में ही। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक से ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है, जो कि लास्ट में मेडिटेरियन सी मतलब कि भूमध्य सागर में आकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि चर्चित खिलाड़ी होते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि रिलेटेड है शूटिंग से, इन्होंने अभी हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो यदि हम बात करें ISSF की यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है म्यूनिख जर्मनी में और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं व्लादिमीर लिसिन। और ये जो प्रतियोगिता रही जिसमें कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है योगासन को। तो लोगों में योगा के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उनका जो रुझान है ये योगा की तरफ खींचने के लिए इसे हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल कर लिया गया है। यदि हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इस साल इसका चौथा संस्करण होना है। पहला हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में, तीसरा हुआ था असम के गुवाहाटी में और अब जो होना है चौथा, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही 4 और खेल हैं। कौन कौन से हैं? गतका, कुलारी पयट्टू, थांगता और मलखंब। इसे भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया और अब योगासन को भी शामिल कर लिया गया है। हाल ही में सरकार ने किस नहर के अवरुद्ध होने की स्थिति से, अवरुद्ध यानी कि बंद होने की स्थिति से निपटने के लिए 4 सूत्री योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है स्वेज नहर के लिए। अब काफ़ी लोगों को ये सवाल समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी दिनों से चर्चे में रही है और अब ये ग्लोबल न्यूज़ बन गई है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नहर कैसे अवरुद्ध हो गई है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वेज नहर की लोकेशन दिखा देती हूँ। ये है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर के पास एक जहाज़ है एवरग्रीन नाम का, ये आकर के फंस गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जहाज़ फंस गया है तो क्या ये इतनी बड़ी न्यूज़ हो गई कि ग्लोबली इसकी चर्चा की जा रही है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो जहाज़ है एवरग्रीन नाम का, ये लगभग 2 लाख टन सामान अपने ऊपर रख करके ले जा रहा था। और ये जहाज़ है जो ये 400 मीटर लंबा जहाज़ है। जब ये निकल रहा था यहाँ से तब हवा का जो प्रभाव आया, मतलब आप ये कह सकते हैं कि तेज़ हवा का झोंका आया जिसके कारण इसका संतुलन बिगड़ा और ये कुछ टेढ़े तरीके से जा कर के इसमें अटक गया। और इसके आर पार के जो जहाज़ है, मतलब कि जो इस तरफ से आ रहे हैं और जो इस तरफ से आ रहे हैं, यह एक तरह का जाम लग गया है। अब मेन सवाल ये आता है कि ये नहर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है जिसकी चर्चा हर जगह की जा रही है? तो हम बेसिक समझते हैं, जैसे कि ये है स्वेज नहर। इसे यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये है इसकी लोकेशन। ये भले ही आपको छोटू सा दिख रहा होगा, लेकिन इसकी जो एक्चुअल लंबाई है ये है
193 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, तो ये लगभग 300 से 400 मीटर चौड़ी नहर है। इसकी हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो इसे 1859 से लेकर के 1869 के बीच, मतलब कि लगभग 10 सालों में इस नहर को खोदा गया था। 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसे कि खोद करके बनाया गया था 10 सालों में। अब यदि आप देखेंगे तो पहले क्या होता था कि भारत में जो भी सामान आता था विदेशों से, या भारत से जो भी सामान विदेशों में जाता था, ये कुछ इस तरह से जाता था, यूँ जाता था इधर अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में जाया करता था। क्योंकि पहले क्या था, ये वाला रूट नहीं था, नहर नहीं थी, तो जो जहाज होती थी यहाँ से इस पार नहीं जा पाती थी। जब से ये नहर बनी तब से समय की भी बचत होने लगी और जो खर्च होता था उसकी भी बचत होने लगी। ये जो नहर है अभी किसके कब्जे में है? कब्जे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक्चुअल में तो इजिप्ट का ही है। इजिप्ट जिसे आप मिस्र के नाम से जानते हैं। और यदि देखा जाए तो मिस्र की यानी कि इजिप्ट की आय का स्रोत है जो, ये मुख्य रूप से स्वेज नहर ही है। अब वह कैसे? तो यदि आप देखेंगे तो भारत से कोई सामान यूरोपियन कंट्री में जाता है तो यहाँ जैसे आप लोग रोड टैक्स देते हैं, मतलब टोल टैक्स तो भरते ही होंगे रोड में, वैसे ही भारत को यहाँ से निकलने के लिए टोल टैक्स भरना पड़ता है। बाकी जो भी कंट्री हैं इन्हें भी यहाँ टोल टैक्स पे करना पड़ता है। फिर उधर से जो भी जहाज आएंगे उन्हें भी यहाँ टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। और यदि देखा जाए तो एक एवरेज है कि इस टोल टैक्स के थ्रू ही मिस्र की जो कमाई है ये सालाना कितनी होती है? ये होती है लगभग 40,000 करोड़ रुपए। इस हिसाब से यदि आप मोटा माटी हिसाब लगाएंगे तो पर डे का 100 करोड़ से अधिक चार्ज करता है। कौन करता है? इजिप्ट। प्रतिदिन 100 करोड़ ये टोल टैक्स वसूलता है। अब आप लोग ये सोचिए कि ये जो जहाज़ है यहाँ 23 मार्च से फंसा हुआ है। 23 मार्च मतलब कि ज़्यादा दिन हुए भी नहीं हैं, लगभग एक हफ्ते हुए हैं। आज 29 तारीख है, तो इस एक हफ्ते में यदि देखा जाए तो 700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान ये मिस्र को हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि केवल मिस्र इसका नुकसान उठा रहा है, भारत और जो भी कंट्री यहाँ से आवाजाही करती हैं इसका प्रभाव उन कंट्रीज़ में देखने को भी मिल रहा है। इस नहर को, ये तो आप देख रहे हैं स्वेज नहर, इसे यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे, हालांकि इसे मैं जूम नहीं कर सकती, जिस नहर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है जो कि 193 किलोमीटर लंबी है, ये कुछ इस तरह से ही है। यहाँ से जाती हुई ये मेडिटेरियन सी में आकर के मिल जाती है। इसकी जो चौड़ाई है यह 300 से 400 मीटर, जहाँ से जहाज आते हैं और जाते हैं। तो यहाँ जो जहाज फंसा हुआ है जिसके कारण दोनों तरफ के जो बाकी जहाज हैं इनकी आवाजाही रुक गई है, जिसके कारण ये एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है। तो आई होप ये सारा मैटर अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। भारत में यदि देखा जाए तो भारत का लगभग 200 अरब डॉलर का जो वस्तु है ये आयात निर्यात होता है इसी रूट के माध्यम से। तो यही है कि इसी स्थिति से निपटने के लिए भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने एक 4 सूत्री योजनाएं बनाई हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था ए। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।